गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ और एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस के साथ संबद्ध हूँ। राइट, अब मैं आज आपको इस क्लास में एक नया टॉपिक टेक्निकल पॉइंट बता रही हूँ, वो है GLP, गुड्स लैबोरेटरी प्रैक्टिस। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने MSDS पढ़ाया था, ठीक है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो कई ऐसी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ साथ कुछ और भी इंसिस्ट करती हैं कि ध्यान रखा जाए। जैसे जो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट थी वो ये कहती है कि जस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट किस तरीके से डेटा शीट तैयार होगी। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पे ये कहता है लेबोरेटरी जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या कहती हैं, इसको शॉर्ट में GLP कहते हैं। इसके साथ में एक और टर्म आती है GMP, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। यहाँ अब आपको ये समझने की बात है, लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है यानी हर वो प्रैक्टिस इसमें शामिल होगी जो कि लैब के अंदर होगी, और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में वो सब प्रैक्टिसेस शामिल होंगी जो ड्यूरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग होंगी। राइट, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जो लैब के अंदर प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं उनके बारे में की गई बात है। अब क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे होता है, क्या स्कोप है, पर्पस क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हम क्या माने अब इसको, इसी सब के बारे में आज की क्लास को कवर करेंगे। राइट, शुरू करते हैं। GLP क्या है इसके जनरल मीनिंग के साथ में। तो एक बात आप याद रखेंगे, GLP एक FDA रेगुलेशन है, एक तरह से ये कानून है और ये रेगुलेशन है जो कि ये कहता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। FDA क्या होता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको बताऊं 1970s की जो बात थी, वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन कहना चाहिए या पुअर लैब प्रैक्टिसेस वगैरह थी। इस वजह से लोगों को उनके खर्च किए गए पैसे के रिटर्न में उतनी क्वालिटी नहीं मिल रही थी जितनी कि वो एक्सपेक्ट करते थे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के और हेल्थ और हाइजीन के पॉइंट को दिमाग में रखते हुए जो गवर्नमेंट है उसने इस तरीके के रेगुलेशंस को डेवलप किया जो FDA रेगुलेशन के नाम से जाने गए, जो ये बताते हैं कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसी ड्रग का मतलब होता है दवाई, कोई भी ऐसी दवाई या केमिकल, देखो ड्रग्स इसका मतलब दवाइयाँ जो होती हैं वो केमिकल्स ही होती हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन ही होता है जिससे हमको कोई भी बीमारी में उसका फ़ायदा होता है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या हमारा कमी है, ज़्यादा है, कंट्रोल करना है, उसको प्लस करना है, वो सारी चीज़ें केमिकल्स का ही तो सारा खेल है। तो यहाँ ये कहते हैं स्पेशली फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इस चीज़ की इंश्योरिटी दी गई कि इसमें वो रेगुलेशंस डेवलप किए गए, वो प्रिंसिपल्स बनाए गए जिनको एक केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री को फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तो अब क्या था उसमें, ये कहते हैं इसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे जो इस चीज़ की गारंटी देते थे कि किस तरह से प्लान किया गया है इस प्रोडक्ट को, किस तरह से परफॉर्म किया गया है, यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, फिर उसकी मॉनिटरिंग कैसे हुई है, और मॉनिटरिंग का मतलब है किस तरीके से उसको ऑब्जर्व किया गया है, क्या ऑब्जर्वेशन के टाइम पे या मॉनिटरिंग के टाइम पे उस पर स्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस का दिमाग लगाया गया है या नहीं। इसके अलावा ये कहता है रिपोर्ट क्या कहती है, किस तरह की रिपोर्ट बनाई गई है कि क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस के टाइम पे उन्होंने कैसे किया है, मॉनिटरिंग कैसे रही है, प्लानिंग कैसे थी, वो सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग होगी। तो इस तरीके से ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है जो कि इन चारों बातों को कवर करता है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्या ज़रूरत थी इसके क्रिएटिंग की। राइट, जो इसके क्रिएशन की ज़रूरत क्या थी, क्या कारण थे कि इनकी ज़रूरत पड़ी, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यूनाइटेड नेशन में 1970s के टाइम पे, मैंने यहाँ लिखा है 1978 नॉट 70, 1978 के टाइम पे बहुत ही पुअर लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस थी, फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ थी। फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कपटपूर्ण गतिविधियाँ, यानी कपटपूर्ण का मतलब है खुद के मुनाफे का ध्यान में रखते हुए कस्टमर या एंड यूजर्स के साथ धोखाधड़ी करना। राइट, और आगे कहते हैं पुअर स्टैंडर्ड मेजर्स थे, जो स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए थे वो बहुत ही पुअर थे, यानी निम्न स्तर के थे, स्टैंडर्ड नहीं था उनका। उसके अलावा रॉन्ग
एंड इनकरेक्ट एंड इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स थे। जिन भी मेजरमेंट्स को फॉलो किया गया था ना तो वो सही थे, वो इनकरेक्ट भी थे यानी वो गलत थे, वो सही नहीं थे और सटीक भी नहीं थे। देखो सही और सटीक दो अलग अलग बातें होती हैं, एक्यूरेट और करेक्ट दो अलग अलग बातें होती हैं। तो जब भी हम क्वालिटी की बात करेंगे द प्रोडक्ट मस्ट बी एक्यूरेट एंड मस्ट बी करेक्ट, राइट। तो यहाँ ये दोनों चीजें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि करेक्शन भी होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये कहा गया जो मेजरमेंट्स को फॉलो किया जा रहा था वो रॉन्ग थे, इनकरेक्ट थे और इनएक्यूरेट थे। इसके अलावा इनएडिक्वेट टेस्ट सिस्टम्स, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। जैसे अभी इस समय की बात है, आप देख रहे हैं कोविड-19 का जो परिस्थितियां चल रही है, उस टाइम पे हम आए दिन अखबार में ये सुनते रहते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाई जा रही है, इंडिया भी एफर्ट कर रहा है, रशिया भी एफर्ट कर रहा है, अमेरिका इज ऑल्सो ट्राइंग। तो इसके लिए आपको मालूम है वो एकदम से मार्केट में नहीं डालेंगे। अगर मैं एक नाम बोलूं तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैं आपको इस समय कोट करती हूँ नाम दीपक पालीवाल। दीपक पालीवाल उन 1000 में से स्क्रीन किए गए 10 लोगों में से एक है जिन्हें इन वैक्सीन के एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुना गया है। यानी जो वैक्सीन बनाई गई है उस वैक्सीन का सबसे पहला जो टेस्टिंग होगा वो मानव जाति पर जो किया जाएगा, तो जीवंत मानव पर किया जाएगा ताकि उसके रिएक्शंस देखे जाएं। डायरेक्टली मार्केट में नहीं डाला जाता। इतना आपको बात समझ में आ रही है ना। तो बिल्कुल यही चीज है, किसी भी वैक्सीन को, किसी भी ड्रग को, किसी भी केमिकल को, यहाँ मैं वैक्सीन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय की जो करंट सिचुएशन है उससे आपको ये चीजें डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे। तो जो कोविड-19 की दवा कह लो, कोई केमिकल कह लो या कोई भी ऐसा वैक्सीन जिसको आप मार्केट में लॉन्च करना है उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये कहता है जो इनएडिक्वेट टेस्ट सिस्टम था। आपको मालूम है 90 डेज के लिए दीपक पालीवाल को चुना गया है कि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और उसको बाहर नहीं निकलना है, मतलब प्योरली आइसोलेटेड, और एक तरीके से वो बीमार नहीं है लेकिन उस दवाई के जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उसकी टेस्टिंग के लिए उसको एक तरह से गिनीपिग के फॉर्म में यूज किया गया है। गिनीपिग का मतलब होता है वो चाहे प्राणी कहना चाहिए, चाहे जंतु कह लो, वो सभी जो कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, दवा के एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी रिएक्शंस को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें गिनीपिग्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ जो कहते हैं ये टेस्ट भी बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं थे, इनएडिक्वेट थे यानी नाकाफी थे। तो इस तरह की सारी बातें होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जीएलपी को लागू किया जाए, राइट। यहाँ तक की बात समझ में आती है आपको। अब जरा बात करते हैं क्या स्कोप है जीएलपी का। तो जरा बात करें, जीएलपी का स्कोप बहुत है। गुड्स लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस का बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप बात कहोगे कि क्या ये क्लिनिकल स्टेप है तो मैं कहूंगी ये नॉन क्लिनिकल स्टेप भी है, यानी केवल क्लिनिक में किया जाने वाला स्टेप नहीं है बल्कि क्लिनिक से बाहर भी किया जाने वाला एक तरह से टेस्ट है ये। और आपको मैं बता दूं ये एक सेफ्टी टेस्ट होते हैं जिनको दवाइयों के ऊपर स्पेशली किया जाता है। तो अगर हम इसकी स्कोप की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर इस पे जीएलपी में बहुत सारा काम किया जाता है। पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स का मतलब आप समझते हैं जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं उनके ऊपर। तो कीटनाशक दवाइयों का जैसे कितना छिड़काव किया जाए कि वो जो फल या सब्जी के ऊपर, जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर उसका छिड़काव या स्प्रे किया गया है वो उस फल पर या सब्जी पर लगने से जिसको हम कंज्यूम करेंगे हम पर कितना इफेक्ट करेगा, समझ रहे। तो ये जो केमिकल स्प्रे होता है या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनका क्या टेस्टिंग होगा, उनका क्या इफेक्ट होगा हमारे स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर, उन सारे का भी टेस्ट करने के लिए जीएलपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कहते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। आपको मैं बताऊं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। जैसे हम फेशियल करवाते हैं या ब्लीच करवाते हैं या मैनिक्योर पेडिक्योर, कोई भी लोशन जिसको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, आप जनरली देखेंगे इस जगह पर लगा करके एक ब्यूटिशियन चेक करती है कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है इसके लगाने से, आपको ईचिंग हो सकती है, रेडिश जो दाने वगैरह है वो हो सकते हैं, हो सकता है सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा हो आपकी स्किन की कि कुछ बर्निंग वगैरह हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो ये जो चेक किया जाता है ना उस केमिकल का आपके ऊपर,
वो तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट टेक्सचर ऑफ स्किन इसके लिए किया जाता है, लेकिन इस केमिकल को या इस जो फेस पैक हो सकता है या जो भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में चीजें हैं उनको मार्केट में लाने से पहले कंपनी ने इसका GLP किया होगा, यानी गुड्स लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस की होंगी। तो कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी इस तरह के GLP प्रैक्टिसेस मतलब की जाती हैं। इसके अलावा कहते हैं फूड एडिटिव्स, यानी फूड में जो भी चीजें हम डालते हैं, वो मसाला भी हो सकता है, वो फ्रेग्रेंस भी हो सकती है, वो कोई कहना चाहिए परफ्यूम्स वगैरह भी हो सकते हैं, वो कलर्स भी हो सकते हैं, यानी वो सारी चीजें जो हम खाने में डालते हैं, राइट। जैसे वेनेगर है, अगर वेनेगर है, अगर वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता तो वो वेनेगर नहीं अप्लाई किया जाता। या आप ये समझ लीजिए जैसे हमारा टमाटो केचप बनाया जाता है तो हम उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं, जैसे सोडियम बेंजोनेट डालते हैं हम उसमें, है ना, और एसिटिक एसिड वगैरह डालते हैं। तो ये जो एसिड्स हैं वो हमारे, कहने को तो एसिड है लेकिन कई एसिड्स हम खाते हैं, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सब हम खाते हैं, तो इनका भी तो GLP हुआ है। तो फूड एडिटिव्स का भी GLP होता है। इसके अलावा बात करें फीड एडिटिव्स यानी जो चीजें खिलाई जाती हैं, खिलाई जाने के लिए मतलब जैसे जानवरों को भी कोई चीज खिलाई जा रही है, तो जो चीज खिलाई जा रही है उसका उस जानवर के ऊपर किस तरह का हेल्थ के ऊपर असर आएगा, उनका भी GLP किया जाता है। ऐसे ही कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं, यानी अगर एक सिंपल एक बात सोचो, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, कहने को हम वॉशरूम्स वगैरह में HCl को यूज करते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल फ्लोर पे अगर HCl की बूंदें डल जाए या हमारी स्किन के ऊपर डल जाए तो बर्निंग हो जाती है, वो फर्श खराब हो जाता है। तो सैनिटरी वेयर पे वो खराबी नहीं होती, तो उसका जो बियर करने का टॉलरेंस का जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर डाला गया है, राइट। तो इसीलिए ये कहता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स की भी चेकिंग की जाती है। कई केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं, इवन अगर केवल हम सांस भी ले रहे हैं बिना मास्क के या बिना किसी कवरिंग के, तो इट मे बी इंजर्ड अवर लंग्स, राइट। तो हमारे लंग्स को भी वो खराब कर सकते हैं, उस पर भी उसका असर आ सकता है। तो ये सारी चीजों का टेस्टिंग करने के लिए GLP की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, बहुत सारी चीजें थी कि अगर स्कोप की बात करेंगे तो GLP का स्कोप बहुत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद कॉस्मेटिक्स मान लो, पेस्टिसाइड्स मान लो, फूड एडिटिव्स मान लो, फीड एडिटिव्स मान लो, इंडस्ट्रियल केमिकल्स मान लो, इन सब चीजों में अगर आप अभी तक ये जो GLP टॉपिक मैं अभी आपको समझा रही हूँ, इससे पहले तक आपने नहीं सोचा होगा कि केमिकल के फॉर्म में हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसका स्कोप बताया ना GLP का, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां हम केमिकल्स को नोइंगली, अननोइंगली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। तो इनका क्वालिटी एश्योरेंस होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये ही कारण है कि GLP को इतना डेवलप किया गया है, इसके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं और इसका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है। अब जरा बात करते हैं पर्पस क्या है। अभी तक मैंने जितनी भी बात आपको समझाई है उससे ही समझ में आ गया होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा उद्देश्य है। ये कहता है सबसे इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य कहना चाहिए, ये कहता है एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की विश्वसनीयता की बात कहना, उसकी आश्वासन देना, यही इसका सबसे बड़ा पर्पस है, राइट। तो ये कहता है ये सारे स्टेप्स को, जिस भी मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टेप्स हुआ था, इन सारे स्टेप्स के टाइम पे इस चीज की एश्योरिटी देता है कि जितने भी एक्शंस किए गए हैं वो वैलिड है और वो गलत नहीं है। अगर आपके GLP प्रैक्टिस के सर्टिफिकेशन में कहीं कमी रहती है तो ये माना जाता है कि क्वालिटी एश्योर्ड नहीं है वो। इसके अलावा ये कहता है ये इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा एनालिसिस टू FDA इन सपोर्ट द सेफ्टी ऑफ रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी को भी वह इंश्योर करता है, क्वालिटी को भी इंश्योर कर रहा है और सेफ्टी को भी वह इंश्योर करता है। साथ में ये कहता है जितना भी डाटा रिकॉर्डिंग है या स्पेसिमेन रिटेंशन वगैरह है उसके ऊपर भी बहुत जोर देता है, ताकि हमारे पास में इसका एविडेंस रहे कि व्हाट वी आर सर्विंग इन द सोसाइटी, राइट। तो GLP इसलिए भी इसका पर्पस है। अब आगे की बात करते हैं GLP के प्रैक्टिसेस क्या है, यानी प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी प्रैक्टिसेस के प्रिंसिपल्स क्या है। देखो 10 प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, नहीं 10 सिद्धांत हैं जिनको फॉलो किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जैसे टेस्ट फैसिलिटीज,
चाहे वो संस्था के रूप में हो, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, इसकी टेस्ट फैसिलिटी होती है। एक प्रिंसिपल है, ऐसे ही कहता है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होते हैं, इसको एब्रीविएशन फॉर्म में QAP क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम कहा जाता है, यानी एश्योरेंस दिया जाता है क्वालिटी का। उसके बाद फैसिलिटीज दी जाती है कई चीज़ों की, एपरेटस, मटेरियल एंड रिएजेंट्स जो होते हैं, यानी जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो किस तरह की क्वालिटी की थी। एपरेंट्स का मतलब होता है जो जो साजो सामान की इसकी ज़रूरत पड़ी थी इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे और लैब टेस्टिंग के टाइम पे। फिर टेस्ट सिस्टम कौन सा फॉलो किया गया था, टेस्ट और रेफरेंस सब्सटेंसेस कौन से थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या रहा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी, यानी इस पूरी स्टडी का परफॉर्मेंस क्या रहा, उसकी फिर रिपोर्ट बनती है, रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी रिजल्ट। एंड लास्ट कहता है स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल, उनकी स्टोरेज भी की जाती है और उसका रिटेंशन भी किया जाता है, जो भी चीज़ का सैम्पलिंग लेकर के और आपने उसकी चेक किया है, लेबोरेटरी टेस्ट किया है, उसकी सारी की रिपोर्ट्स को भी रखा जाता है और उनकी स्टोरेज को भी किया जाता है, ताकि कि हमारे पास एविडेंस रहता है कि हमने किस प्रोसीजर को फॉलो किया है। इस तरीके से वो प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है। आगे कहते हैं GLP की ज़रूरत क्यों है। GLP की ज़रूरत क्यों है, ये भी एक अच्छी बात है। GLP की ज़रूरत बहुत सारे कारणों से है। इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कहता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है GLP के टाइम पे हमें वो एरिया देखना होता है जहाँ पे आप ऐसी लैब प्रैक्टिसेस करेंगे, वो एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम स्मोक, धुएं से, स्मेल से और डस्ट से, इन सब चीज़ों से, यानी जितनी भी अनहाइजीनिक एलिमेंट्स हैं उन सबसे फ्री होना चाहिए वो एरिया जहाँ पे GLP होने वाला है, यानी लैब प्रैक्टिस होने वाली है। उसके वो जो लैब है या वो जो एरिया है जहाँ पे आपने टेस्टिंग मशीन्स वगैरह रखी हैं, वहाँ पे धूल, धुआं, स्मेल और जो डस्ट वगैरह है, रेत वगैरह है, वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कहता है एंश्योर गुड वेंटिलेशन, प्रॉपर इल्यूमिनेशन एंड प्रिफर नेचुरल लाइट। इंपॉर्टेंट चीज है कि किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये कहता है एक तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और इल्यूमिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी जिस भी तरीके की हमें लाइट्स चाहिए, रोशनी चाहिए, वो सब प्रॉपर होना चाहिए और मैक्सिमम एफर्ट होना चाहिए नेचुरल लाइटिंग हो, यानी प्राकृतिक रूप से लाइटिंग हो, क्योंकि इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। कई चीज़ों के कलर्स चेक किए जाते हैं जब टेस्ट किए जाते हैं, तो जब कलर टेस्ट किए जाते हैं तो अगर आपकी लाइट की जो क्वालिटी है वो अगर अनडिजायर्ड हुई तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हम जब भी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं या कपड़े खरीदने जाते हैं तो उनकी जो ग्लेयर लाइट्स होती हैं उनसे हट के हम थोड़ी सी रोशनी बाहर की तरफ जाते हैं और फिर देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ दैट मटीरियल, तब हम कहीं जाकर के इंश्योर होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, लाइट्स की वजह से कलर एक्चुअल कुछ होता है और दिख कुछ और रहा होता है। तो इसलिए इसने कहा है कि नेचुरल लाइट को भी ध्यान रखना होगा। उसके अलावा एयर कंडीशन द लैब विद ह्यूमिडिटी कंट्रोल, नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा नमी में वायरस, बैक्टीरिया, ये जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं उनका पनपने का डर रहता है। तो ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए और AC रहना चाहिए ताकि कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा कहता है इनफ स्पेस फॉर मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रखने की या उनको हैंडल करने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंजस्टेड हो, अगर कंजस्टेड होगा तो इट मे बी ऑकर एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसी लैब प्रैक्टिस भी किस काम की जिससे खुद ही हमें नुकसान हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें लैब प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से पहले कई ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके अलावा कहता है टेस्टिंग के अरेंजमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, सारे सेफ्टी पॉइंट्स को हमें फॉलो करना होगा, चाहे जैसे वो अर्थनिंग के हों या फायर सेफ्टी वगैरह के हों, उन सबको फॉलो करना होगा। उसके अलावा जितने भी, चाहे वो फ्लोर हो, दीवारें हों या हमारी छतें हों, सीलिंग वगैरह, उन पे क्लीनलीनेस रहे, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा कहता है एस्टैब्लिश प्रॉपर एरियाज फॉर स्टोरेज ऑफ इनकमिंग सैंपल्स एज वेल एज टेस्ट कंप्लीटेड सैंपल्स, जो स्टोर्ड सैंपल्स हैं और जो टेस्टेड सैंपल्स हैं उनकी भी किस तरीके से स्टोरेज होनी है, ये भी ध्यान रखना होगा। उसके अलावा ये कहता है कलेक्शन भी प्रोवाइड करना होगा ताकि कि हम जो सैंपल टेस्ट के लिए भेज रहे हैं उनको हम रख सकें। ठीक है, तो इस तरीके की सारी चीज़ों में ये कहता है हमें इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कहता है कुछ चीज़ों को और भी हमें ध्यान रखना होगा जब हम GLP करते हैं, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले कहता है सभी चीज़ों को, GLP में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कीप द थिंग्स एट इट्स लोकेशन आफ्टर यूज,
जब भी कोई चीज को आप यूज करते हो उसे अपनी ही जगह पर वापस रख दो। फिर कहते हैं स्टोर हैवी थिंग्स एट बॉटम एंड इफ पॉसिबल ऑन ट्रॉलीज। जितनी भी भारी चीजें हैं उनको या तो आप जमीनी फ्लोर पे ही रखें या फिर ट्रॉली यूज करें, मूव करना हो तो। ऊपर नहीं रखना है, थोड़ा सा भी ऊंचाई रखने से उसको उतारने या रखने में नुकसान होने की आशंका कह लो या खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। उसके अलावा कहते हैं हर एक लोकेशन को नाम दिया जाना जरूरी है कि कौन सा सामान किस लोकेशन पे है, तो वो जगह का नाम भी दिया जाना जरूरी है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि फॉलो करना चाहिए एवरीथिंग हैज द प्लेस एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। हर एक चीज का स्थान होना चाहिए और हर एक चीज अपने स्थान पर भी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मैनेजमेंट का रूल होता है कि हर एक चीज का अपना स्थान होगा और हर एक चीज अपने स्थान पर भी होगी। आपने देखा होगा एक मैकेनिक जो होता है ना, वो भी अपने टूल का उसका एक बोर्ड होता है और उस टूल बोर्ड पे हर एक चीज उसके प्रॉपर प्लेसिंग पे होती है। आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे उसे जरूरत पड़ेगी ना, वो ढूंढता नहीं, उसे पता है इस लोकेशन पे उसकी वो चीज, वो सीधा उठाता है। तो इसमें वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता ढूंढने में या उसको देखने में कि किस कहाँ पे रखी है वो। उसे उसकी जगह फिक्स कर दी गई है और वो चीज भी उस जगह पर पहुंच गई है। ये इस चीज की इंश्योरिटी होना जरूरी है। इसके अलावा ये कहता है लोकेशन लिस्ट बनाई जानी चाहिए और उस लोकेशन लिस्ट को डिस्प्ले में भी किया जाना चाहिए ताकि सभी लोगों को पता हो कि कौन सी चीज कहाँ रखी गई है। ऐसी अगर कोई चीज को टॉप पे रखा गया, स्टोर किया गया है, तो उसके लिए लैडर यूज की जाए और लैडर भी क्वालिटी लैडर होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स के चांसेस मिनिमाइज किए जा सके। उसके अलावा कहता है हर एक चीज का नेम होना चाहिए और उस नेम के साथ साथ उसका पर्पस भी मेंशन होना चाहिए कि ये क्या नाम क्या है और किस लिए यूज होती है। इसके अलावा ये कहता है फीफो सिस्टम फॉलो किया जाना चाहिए। देखो लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में ये कहता है फीफो सिस्टम फॉलो किया जाना चाहिए। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा लीफो और फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो पहले निकलेगा। देखो फैशनेबल दुनिया में यही होता है, जो बाद में आया उसको पहले निकाला जाता है क्योंकि अभी वो ट्रेंड में होता है। जबकि जो चीजें पेरिशेबल गुड नेचर की होती है, यानी जो जल्दी खराब होने की नेचर की होती है, और केमिकल हमेशा जल्दी खराब होने का होता है क्योंकि उसकी एक सेंसिटिविटी होती है, उसका एक टाइमिंग होता है, उसमें फीफो को फॉलो किया जाता है। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो पहले लैब में आया है उसको पहले लैब से निकाला जाएगा या जो पहले स्टोर में आया है उसको पहले स्टोर से निकाला जाएगा। फीफो यही कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लीफो और फीफो क्या है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है लीफो और फीफो का, राइट। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा आप बात करते हैं इसके फायदे क्या है। जीएलपी के बहुत सारे फायदे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस तो है ही है, सेफ्टी मेजरमेंट्स देता है, रिकॉर्ड कीपिंग को बताता है, टेस्टिंग के जो गाइडलाइंस है उनको वो प्रोवाइड करता है, डिटेल देता है उनके बारे में। उसके अलावा ये कहता है कंट्रोलिंग बहुत अच्छा होता है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस हो, चाहे एनवायरमेंटल कंट्रोल हो या फिर टेस्ट रिकॉर्ड का प्रिजर्वेशन हो। इस तरीके की चीजों को कह के हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि ये कंपनी की इमेज बिल्डिंग में बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। यानी जो लैब प्रैक्टिसेस जो होती हैं, गुड्स की लैब प्रैक्टिसेस जो होती है, लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ये उस कंपनी की इमेज बिल्डिंग का काम करता है मार्केट में। और ये क्योंकि क्वालिटी का काम दे रहा है, एश्योरेंस दे रहा है, सेफ्टी के एश्योरेंस दे रहा है, तो यकीन मान लीजिए लोगों का विश्वास नॉन जीएलपी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा ये कहता है डेटा एनालिसिस प्रोवाइड करवाता है और पूरे मार्केट को ये गाइडलाइन देता है कि किस तरीके के टेस्ट और मेजरमेंट्स को फॉलो किया गया है, उसकी डिटेल प्रोवाइड करवा देता है। और फाइनली हम ये कह सकते हैं जीएलपी प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड बेटर कंट्रोल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, एनवायरमेंट कंट्रोल एंड प्रिजर्वेटिव्स ऑफ टेस्ट रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद और खरीदने से पहले की गई जो प्रैक्टिस है वो है जीएलपी, जो कि लैब में की जाती है। और लैब में की गई ये प्रैक्टिसेस किसी भी प्रोडक्ट को आपको मार्केट से आउट या इन कर सकती है। अगर गलत टेस्टिंग कर लिए गए तो एक अच्छा प्रोडक्ट भी बर्बाद हो सकता है, वरना एक बर्बाद प्रोडक्ट भी लोगों की जान और जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास पूरी तरह से समझ में आई होगी। और जीएमपी मैं अगले टॉपिक में समझाऊंगी। जीएमपी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये दोनों ही टर्म्स के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।